नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है जो पीडीएफ, वो है रेलवे की, है ना। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक और वैकेंसी जो कि टीचर्स की वैकेंसी है। इसमें लाइब्रेरियन भी हैं, है ना। इसमें स्पोर्ट्स टीचर्स की भी ज़रूरत है, इसमें म्यूज़िक टीचर भी हैं और पीजीटी भी हैं, टीजीटी भी हैं, लैब असिस्टेंट भी हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और अलग अलग आरआरबी में कितनी कितनी पोस्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। टोटल 109 पन्ने की ये पीडीएफ है साहब, 109 पन्ना, आप समझते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे, अभी इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, इस वजह से ये लंबे हो जाता है ये। ठीक है। तो देखिए ये जो है ना फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा 7 जनवरी को, जो कि आज है। तो आप बिल्कुल एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है क्या, रुकिएगा। क्या है ना, पेन टैप, हाँ अब आ गया ये, है ना, ये रहा। तो ये क्या बिना पेन के तो नहीं काम चलेगा ना। तो दोस्तों ठीक है ना, तो मैं अभी आपको क्या ना आपकी आरआरबी में कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बता दूंगा। देखिए पोस्ट का पूरी परमानेंट जॉब है भाई, काफ़ी तगड़ी तगड़ी सैलरी। तो देखिए यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, ये है मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में। ठीक है ना। इसकी ओपनिंग डेट आप देखेंगे 7 जनवरी, यानी कि आज से ये ओपन हो गया है। 6 जनवरी को इसका पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है ना। और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो है 6 फरवरी। ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा और ऐसे भर दीजिएगा। फीस वगैरह आप सभी जानते हैं, जो जनरल वालों से फीस लगने वाली है वो रहेगी 500, जिसमें से जो है वो 400 रुपये जो है आपके वो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन तब जब आप सीबीटी में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है ना। जो इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें जब अपीयर हो जाएंगे तब। और इसके अलावा जो महिलाओं के लिए है ना, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए है, हमारे एससी, हमारे एसटी, है ना, इन लोग के लिए जो लग रहा है वो 250 रुपये है और 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे पूरे के पूरे, है ना, रिफंडेबल हैं, है ना, ओनली व्हेन अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर जाएंगे तभी ये होगा। और बनी बात है, अगर इसे रिफंड करना है तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो बैंक डिटेल्स भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर्म आप ऑनलाइन कहीं से भरवा लें वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है, फॉर्म भरा जब आपने, इस डेट में आपसे कोई दिक्कत हो जाए, गलती हो जाए, तो आप अगले दिन से यानी 6 फरवरी के बाद आप इसमें सॉरी, हाँ यहाँ देखिए 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आप अपना जो है मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, डिटेल क्या है कि डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल एक बार भर दी है, क्या ना, आपको पहले क्रिएट एन अकाउंट करना है। ठीक है ना। जो आपने एक बार डिटेल भर दी क्रिएट एन अकाउंट में और जो आपने आरआरबी चूज कर दिया उसको आप नहीं बदल सकते। इसको छोड़ करके आप अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ अगर गलत भरते हो तो ये भर सकते हो। इसलिए जब आप क्रिएट एन अकाउंट अपना क्रिएट करो, है ना, जो भी आप भरोगे, जो पहली बार भर रहे हो तो उनको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है ना। मतलब कोई भी रेलवे का जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो पहला वो क्रिएट एन अकाउंट होता है, उसमें कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, वो नहीं बदलता है ना। आरआरबी आपने कोई चुन लिया जैसे भोपाल वगैरह, तो वो भी नहीं बदलता है। एक बार आपने उसे चुन लिया तो चुन लिया, चाहे भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, बिलासपुर हो, कुछ भी हो, उससे वो बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है। कहते हुए समझ में आ गई, है ना। अब देखिए मुख्य चीज़ें जो आपको मुझे बतानी है उस पर चलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये सब आपके काम का नहीं है। ठीक है ना। इससे ये बताएगा कि मोबाइल नंबर आपको और अपना जो ईमेल आईडी वो सब संभाल के रखना है। ये नंबर आप देख लो, यहाँ पर कभी कोई दिक्कत हो जाए, आपको कुछ पूछना है, आप इस नंबर पर वर्किंग डेज में फ़ोन लगा सकते हैं, दोनों में से किसी में। और कुछ लिखित में पूछना है तो ये ईमेल आईडी, इसमें आप भेज सकते हो 10 से 5 के बीच में, है ना, शाम को, उसके बाद नहीं, ध्यान रखना। ठीक है ना। कोई अभी इसमें लिखा गलत काम ना करें, बैंड आइटम्स ये वो क्या क्या नहीं लाना है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो सभी को देना है। जो पीजीटी और टीजीटी हैं उनको टीचिंग स्किल देना पड़ेगा उसके बाद, जो 150 नंबर का होगा टीचिंग स्किल। ठीक है ना। ये 150 को नंबर का है और इसका जो क्या कहना चाहिए, इसमें आपको ना 15% इसका वेटेज रहेगा। जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना जो पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी टीजीटी वालों के लिए, है ना, इन दोनों के लिए, उसमें भी जो पढ़ाने वाले जो टीचर है वो म्यूजिक वगैरह के लिए तो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, है ना। ड्राइंग है, क्राफ्ट है, आर्ट है ना, ड्राइंग, क्राफ्ट, आर्ट, म्यूजिक, इन लोग के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। और वहीं पढ़ाने वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, इनके लिए जो होगी, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई,
है ना, ये सब जितने भी भर्ती होंगे टीजीटी पीजीटी, उनको टीचिंग स्किल देनी पड़ेगी। टीचिंग स्किल के लिए ऐसा है कि टॉपिक आपको वहीं पर वो लोग देंगे, है ना, आप खुद से नहीं तैयार करके जाओगे, और आपको जो भी अपनी टीचिंग दिखानी पड़ेगी तो उसमें वो देखेंगे कि आप कैसे बंदे हो, कैसे टीचर हो, कैसे पढ़ाते हो, अपने सोर्सेज, और वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ाना होगा, या नहीं भी तो मतलब और जो उनके पास एड मौजूद होगा, एड मतलब जो भी वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होगी उसके थ्रू आपको उसे पढ़ाना पड़ेगा। आपको ये टॉपिक देंगे, टॉपिक देने के बाद ये नहीं कि आपको तुरंत पढ़ाने लगना है, टॉपिक देने के बाद ये 15 से 20 मिनट रुकेंगे, आपको वो टाइम देंगे ताकि आप पीपीटी बना के आओ, समझ गए। तो आपको नेट का इस्तेमाल करना है, वहीं बैठ के जो टॉपिक मिला है उससे जुड़े हुए पीपीटी, यानी कि जो भी इंटरनेट से आप निकाल सको उसमें लगाना है, यहाँ वहाँ से दुनियादारी समझाने लायक उसे बनाना है। आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे, है ना, इसे आपको करके दिखाना है। अब इसका वेटेज कितना है, देखिए सीबीटी का वेटेज जो है ना वो 85% है, और वहीं पर आपके ये जो आप टीचिंग स्किल दिखा रहे हो ना, टीचिंग स्किल का जो टेस्ट है आपका, इसका वेटेज सिर्फ 15% है, समझ गए ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। और परफॉर्मेंस टेस्ट भैया वो 100 नंबर का होगा आपका, ठीक है ना। अब इनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, स्किल टेस्ट भी होगा इनका, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस मतलब जैसे गायन वायन कर दिया, कैसा गाया आपने, ये हो गया। स्किल टेस्ट में आ जाएगा वो जो बजाने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कैसे बजाया, तो उनके लिए फिर वो अलग अलग कहानी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसलेटर की भी जॉब है इसमें, है ना, ट्रांसलेटर जो हिंदी से इंग्लिश कर सके, इंग्लिश से हिंदी कर सके, ठीक, बात समझ में आ गई। तो फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये देखो एक लिखा ना ट्रांसलेशन टेस्ट, तो ये ट्रांसलेशन टेस्ट उनके लिए जिनका ट्रांसलेशन वाली जो जॉब भरेंगे। परफॉर्मेंस किसके लिए है, मैंने बता दिया, म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, क्राफ्ट, है ना। इसमें जो टीजीटी पीजीटी जो भी भर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस टेस्ट देनी है, और बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उनको टीचिंग स्किल टेस्ट देनी है। क्लियर होगी बात, है ना। ट्रांसलेशन टेस्ट कितने की है मैं अभी ये नीचे बता दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें। अच्छा देखिए ध्यान से कि जब आप सीबीटी देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, एक भी आंसर गलत लगाया 1/3 मार्क्स ही काट लेंगे आपके। ओके, अब आगे आ जाइए। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें यही लिखा है एक आरआरबी ही चुने, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, कुछ पोस्ट के आगे आप देखोगे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 लिखा होगा, कुछ पोस्ट के आगे C1 लिखा होगा, कुछ पोस्ट के आगे C2 लिखा होगा। तो B1 का मतलब कि उसके ये आंखें ये इस तरह तरह से होनी चाहिए, C1 का मतलब आंखें इस तरह से होनी चाहिए, और C2 का मतलब आंखें ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। लेसिक सर्जरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको कोई दिक्कत ना हो रही हो, और दिक्कत पकड़ में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखो मिनिमम 18 है, और यहाँ पर 33 समझ गए। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया होते हैं, उनकी बात है ये, ठीक है ना। और किसी भी सूरत में आप इसके बाद ना पैदा हुए हो, इसी के अंदर में पैदा होना है ना, तो जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है जनरल वाले यहाँ से अपना मैच कर सकते हैं। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज होती है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओबीसी क्रीमिलियर, ये SC ST। 100 बात की एक बात आप इतना याद रखें ओबीसी और ST वाले की, जो जनरल की जो भी मैक्सिमम एज है, ठीक है ना, अगर आप SC और ST वाले हो तो मैक्सिमम एज में आप 5 साल प्लस कर लो। अगर आप वहीं पर OBC में नॉन क्रीमी लेयर वाले हो, ध्यान देना क्रीमी लेयर नहीं नॉन क्रीमी लेयर वाले हो, तो आप मैक्सिमम एज में 3 साल प्लस कर लो। वहीं अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांगजन में, है ना, तो आप 10 साल प्लस कर लो। लेकिन 10 साल भी उनके लिए जो जनरल कैटेगरी में है ना। अब इसमें 13 साल प्लस कर लो जो लोग OBC NCL में आते हैं दिव्यांगजनों में, ठीक है ना। अरे यार ये कहाँ खसक गया, है ना। और 15 साल प्लस कर लो दिव्यांगजनों में जो SC और ST में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या क्या कैसा होता है। और एक्स सर्विसमैन को जो छूट मिलती है वो मिलेगी मिलेगी। डिपार्टमेंटल आदमी को भी छूट मिल रही है इसमें भरने के लिए, लेकिन बशर्ते उन्होंने 5 साल पहले काम कर लिया हो तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 5 साल उनका अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। अभी एज रिलैक्सेशन वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। महिलाओं के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छूट लिखी हुई है ना। आप खुद भी इसे झांक सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, PDF तो मैं दे ही रहा हूँ, आप तो बस समझ लें क्या है। इनने बोला है कि अगर कोई SC वाला ST वाला या OBC वाला जनरल कैटेगरी की सीट से अप्लाई करता है तो उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नो एज रिलैक्सेशन मिले, है ना, मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब छूट नहीं मिलेगी एज में, ठीक है ना। और ये फीस वगैरह का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको जाने दीजिए, सारा कुछ ऑनलाइन मोड है। अभी सर्टिफिकेट आ जाएगा EWS के लिए, इकोनॉमिकली इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उनका लगता है, ठीक है ना। एक देखो दो कैटेगरी होती है, एक होती है EWS और एक होता है EBC। EBC का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वो, है ना। और
कहाँ चला गया यार, ईबीसी कहीं तो लिखा था ना, ईबीसी कैंडिडेट आर नॉट एंटाइटल टू एनी जॉब रिजर्वेशन। देखो ईबीसी वालों को कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको फीस में छूट जरूर मिल सकती है ना, फीस में छूट मिलती है इनको, फीस में रिलैक्सेशन मिलता है इन्हें, है ना, लेकिन इनका कोई सीट रिजर्व नहीं होता ईबीसी का। जो रिजर्व होता है वो ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए जॉब में रिजर्वेशन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ईबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ये कैटेगरी के लिए। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ये सब फिर फॉर्मेट वही वाली बात हो जाएगी। जो लोग भैया कहीं किसी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं तो उनको इतना करना है कि आपको एनओसी लाना पड़ेगा अपने बॉस से कि भैया आपके बॉस को कोई आपत्ति नहीं है कि हमारा बंदा ये फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। जितने भी दिव्यांगजन हैं हमारे उनको भैया स्क्राइब की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन वही है कि स्क्राइब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, वो ये एग्जाम ना दे रहा हो, और वो और किसी का स्क्राइब उसी समय पर नहीं होना चाहिए, है ना। दिव्यांगजनों को 20 मिनट की एक्स्ट्रा छूट मिलती है पेपर को, मतलब वो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आपके पास 40% की मिनिमम दिव्यांगता होनी चाहिए, ऐसा ये कहता है, और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सीएमओ ने आपको दिया हो, ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह, अब आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए आपको दिखेगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें ध्यान से देखना, सबसे पहला जो पोर्शन है वो है प्रोफेशनल एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लो फिजिक्स के टीचर हो तो आपसे 50 क्वेश्चन ये जो रहेंगे वो फिजिक्स के पूछेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हो तो आपसे 50 क्वेश्चन, ये देखो कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है पूरे पेपर में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री से हो, आप बायोलॉजी से हो, आप म्यूजिक के टीचर हो, आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो, आप ट्रांसलेटर बनने जा रहे हो, तो आपके 50 क्वेश्चन आपकी फील्ड से जुड़े हुए होंगे, और इसका सिलेबस मैं आपको अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो 4 चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, बस ये इनके 50 क्वेश्चन वो डिसाइड करेंगे। और टोटल ओवरऑल क्वेश्चन देखोगे आप वो 100 रहेंगे, है ना, और 100 नंबर का ही पेपर है ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए अब ये जो सबके लिए कॉमन है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम है, बॉर्ड मास है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेटर है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर ऐसे जनरल इंटेलिजेंस में आप देखोगे ये जो ये वाला पोर्शन, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्या क्या आएगा, एनालॉजीज है, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डी कोडिंग, है ना, ये यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा वही लिखा है, करंट अफेयर आता है ना, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देख लेना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो भी हुआ होगा। और जनरल साइंस में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, लेकिन ये 10th लेवल तक के सीबीएसई सिलेबस को आपको कवर कर लेना है। समझ गए आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। फिर ये मिनिमम परसेंटेज लिखा है, वैसे मैं ये कहता हूँ ये सब आपको नहीं देखना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज के चक्कर में कभी जॉब नहीं लगी है किसी की, है ना, इसका विशेष ध्यान रखें। ये सिर्फ लिखा रहता है, दिल को आपको सुकून देता है इसलिए लिखा हुआ है, पर वो कोई मतलब का नहीं, इसलिए उसमें डिस्कस भी मत करिए। आपको जितना हो सके उतने ज्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि आपके सीबीटी का ही परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि बाउंड्री आने पर कितना, तो बाउंड्री पे ही रह जाओगे। टॉप करने की हमेशा सोचिए ऐसे एग्जाम में जहां पर आपको नौकरी चाहिए हो, ठीक है। अब आ जाइए, पहले देखिए यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर जो है या हिंदी जो भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद इनके लिए क्या होगा, इनको ट्रांसलेशन टेस्ट देना होगा जो कि क्वालिफाइंग करना होगा उन्हें, है ना, क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट, है ना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, मतलब इस टेस्ट में ये नापेंगे कि आपको कितना नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज का और कितना नॉलेज है आपको हिंदी लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज को नापने के लिए कितने परसेंट क्वेश्चन होंगे इसमें भैया, है ना, तो इसमें ये 50% क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, है ना, ट्रांसलेटर वालों के, भाई आपने पढ़ा ना 50 क्वेश्चन आने ना आपके, वो बताऊंगा अभी। तो उसमें क्या होगा देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होंगे कि 50% में 20% इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जांच ली जाएगी और 50% में 30% हिंदी की प्रोफिशिएंसी जांच ली जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। सिलेबस देखने के लिए आपको इस वाले एनेक्जर पर जाना है, इस वाले पन्ने पर जाना है, मतलब एनेक्जर नंबर 7 पर जाना है, तो वो हम देख लेंगे। ट्रांसलेशन टेस्ट ये बता रहे हैं यहाँ पर कि क्वालिफाइंग पास मार्क्स है और वो 60% है। कहने का मतलब ये जितने भी नंबर का हो रहा हो, है ना, चाहे ये 50 नंबर का हो, चाहे ये 100 नंबर का हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जितने भी नंबर का होगा उस नंबर का 60% जब आप ले आएंगे तो इसे क्वालिफाई माना जाएगा, और इसे क्वालिफाई ही करना है, ठीक है ना, ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग टेस्ट, मैंने बता देना परफॉर्मेंस टेस्ट देखिए किसको देना है। परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ता है म्यूजिक टीचर को, है ना, टीजीटी म्यूजिक, पीजीटी क्राफ्ट, टीजीटी क्राफ्ट, है ना, और ड्राइंग हो गया, है ना, तो इनको क्या रिटन टेस्ट के अलावा इन्हें परफॉर्मेंस टेस्ट देनी है, स्किल टेस्ट देनी है। अब रिटन टेस्ट का वेटेज कितना है, 60%, परफॉर्मेंस टेस्ट का कितना है, 25%, स्किल टेस्ट का कितना है, 15%, देख रहे हो। तो ये हो गया हमारे म्यूजिक टीचरों के लिए, है ना, आर्ट क्राफ्ट ये सब के लिए हो जाता है, ये ध्यान रखना।
अब आइए सर पीजीटी के लिए क्या हो रहा है, देखो तो जो पीजीटीज हैं है ना या टीजीटीज हैं, पीजीटी टीजीटीज कौन से वाले, या फिर पीटीआई जो हमारे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, या प्राइमरी टीचर हैं, या असिस्टेंट टीचर हैं, या जूनियर स्कूल टीचर्स हैं, इनको सिर्फ रिटन टेस्ट देना है और स्किल टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट का वेटेज 85%, स्किल टेस्ट का सॉरी टीचिंग स्किल टेस्ट का 15%। ध्यान रखना टीचिंग मतलब ये पढ़ाने वाले लोग हैं और ये बजाने वाले हैं, है ना, मतलब वो टीचर जो गाते बजाते हैं। चलिए समझ गया। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में देखिए मैंने आपसे कहा था 15 मिनट 30 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसमें सब चेक कर लेंगे, आपकी टीचिंग एबिलिटी, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट की एक्सपर्टीज कितनी है आपके पास, कितना अप्रोप्रिएट मटेरियल है, कितना आपका जो मतलब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है सीबीएसई में उस डिसिप्लिन से कितना जुड़े हुए हैं आप, कितना आपकी बातों में समझ में आता है पढ़ाई में या सिलेबस पे आपको कितना फोकस रहा है, कितने एक्टिव रहे आप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, अर्रे तुर्रे मत करने लगना वहाँ जाते हुए, है ना, बहुत कायदे से बात करना, वहाँ पर ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सब मेंटेन करते हो आपको, है ना। प्रेजेंटेशन हो गया आपका, लीडरशिप हो गई आपकी, मोटिवेशन आपकी क्वालिटी, ये सब दिख जाएगी जब आप पढ़ा रहे होंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है आपकी, डिसीजन मेकिंग कैसा है, क्रिएटिव हो कि नहीं हो आप, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। 15 से 20 मिनट देखो, तो ये कमेटी बैठेगी, ये देखो जरा वहीं पे ऑन द स्पॉट आपको वो टॉपिक दे देगी, 15 से 20 30 मिनट मिलेंगे जिसको आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाना होगा, है ना। और ये देखो ध्यान से, ये कोई क्वालिफाइंग नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिया हुआ है, आपको बस 15% नंबर ले आने, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब इसमें जितने हो सके उतने नंबर ले आओ, ये मतलब है इसका, जितने हो सके उतने नंबर ले आओ, जो भी लाओगे वो 15% उसका निकाल देंगे, समझ गए ना, इसका ध्यान रखना आप, इसलिए ज़्यादा नंबर लाना है। और आपके इसका वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट में भैया वही कितने क्रिएटिव हो, कितने इनोवेटिव हो, जानते हो ना म्यूजिशियंस को बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होना ही चाहिए कि सिखाने का तरीका या वो कितना सरल उसे बनाया जा सकता है, बहुत सारी बातें होगी। 100 नंबर का रहेगा और 25% इसका वेटेज है। मैंने बताया ना आपको, आपका स्किल टेस्ट भी होगा, आपको हारमोनियम वगैरह दुनिया दारी जो भी बजाना होगा वो भी बताना होगा उनको वहाँ पर, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करना दोस्तों ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ये बड़ी ओछी बात हो जाती है आज के बच्चों को ये बताना। रिफंड के लिए बैंक डिटेल देना पड़ता है, देखो ये अब ये आगे सर्टिफिकेट 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 सर्टिफिकेट, ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, इसके सर्टिफिकेट हैं, उसके सर्टिफिकेट हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए एनेक्स वन, ये SC ST का सर्टिफिकेट है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट चलेगा ना, तो अब इसको आप हटा दो यहाँ से, पहले तो सिलेबस में आ जाओ सीधे, ये आ गया सिलेबस, ठीक है। अब देखिए सिलेबस में भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर के मालूम है ना, वो 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल वाले, है ना, वो अब हर कैटेगरी के अलग अलग हो जाएंगे, है ना। सो देखो 50 क्वेश्चन ये रहे, तो 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। और जो डिफिकल्टी लेवल है वो 12th लेवल तक की होगी, है ना। और ये रहे भैया हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो इंडियन टॉपिक्स आएंगे, समानार्थी, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव। तो 12वीं तक की हिंदी अच्छी एक्सपर्ट होनी चाहिए, और 12वीं तक की इंग्लिश ये देख लो जरा पूरी की पूरी, है ना, फ्रेजेस जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे यहाँ से 20 क्वेश्चन बनने हैं आपके। चलो अब आगे आ जाओ, ये है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो बनेंगे, है ना, तो उनके लिए 50 क्वेश्चन देखो यहाँ से। अब इसमें क्या है ना, अलग अलग टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो बता दिए, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन से 9 से 11 क्वेश्चन बनेंगे, सोसाइटी सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से 9 से 11 क्वेश्चन बनेंगे, है ना, लॉ एंड रिलेटिंग वेजेस से 9 से 11 बनेंगे। अभी 9 से 11 का मतलब इसमें 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। टोटल 50 क्वेश्चन इन्हें बनाने, ये ध्यान रखना, इतने सारे टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक आप अच्छे से देख लेंगे। ओके अब आगे आ जाओ यहाँ पर, चीफ लॉ असिस्टेंट, इसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है वो लिखा है। जैसे मान लो कोई बोले कि हिंदू लॉ से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, मैक्सिमम हो तो 4 आ जाएगा। समझ गए, इसलिए ऐसे तैयार करना आपको। भारतीय शिक्षा अभियान, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा देख लेंगे आप। फिर आ जाता है सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर जो बनने जा रहे हैं, उनके लिए 50 क्वेश्चन यहाँ से, कम्युनिकेशन से ये टॉपिक से 12 से 15 क्वेश्चन, मास कम्युनिकेशन से 12 से 15 क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग से 10 से 13 क्वेश्चन। अब जिन्होंने मास एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन किया है उनके लिए ये, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारे पीजीटी टीजीटी भैया, तो अब देखो टॉपिक क्या है, एजुकेशन, उसमें ये फिलोसफी, ये वो, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ये सब से 22 से 28 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखोगे साइकोलॉजी एंड लर्निंग टीचिंग से 13 से 18, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से 8 से 12, इंस्ट्रक्शन मेथड से वो मिला करके ये स्किल एंड कॉम्पिटेंसी से मिला के ये 50 क्वेश्चन आ गए, ये पीजीटी टीजीटी के लिए हो गया, है ना। अभी जो हमारे फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनके लिए अलग अलग टॉपिक है यहाँ पे, देखो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज से 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, है ना। स्पोर्ट्स इंजरीज से लेकर के 16 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा, है ना।
फिर असिस्टेंट टीचर आ जाते हैं, ये टीचर अलग है, वो टीचर अलग है, पीजीटी टीजीटी, ये असिस्टेंट टीचर हो गए। इनमें एजुकेशनल साइकोलॉजी 25 से 29 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, है ना। और कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन तो 204, यही खत्म हो गया सिलेबस। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो जिसके लिए अप्लाई। अब मैं बताऊंगा इसके बाद आपको क्या करना है ना। मतलब एलिजिबिलिटी भी तो समझनी पड़ेगी ना, किसमें बीएड है, किसमें टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना है ना। वैसे तो यहीं पे समझने लायक है, जितनी भी टीजीटी पोस्ट है उन सब में आपके पास टीईटी क्वालिफाइड होना ही होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के अप्लाई कर रहे हैं तो टीईटी क्वालिफिकेशन चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना ही होना होगा, शुड हैव दिस। लेकिन अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहां पे टीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मास्टर डिग्री में भी एमकॉम को अलाउड नहीं किया गया है, मैं ये पहले बता दूं आपको, ठीक है। तो देखो पीजीटी में टीईटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट, मतलब ये जो टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी रिक्वायरमेंट पीजीटी में नहीं है, तो वो लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। लेकिन टीजीटी में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मस्ट है, वो पास किया है तो ही से भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे। अब बचे वो लोग जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेते हैं और मान लो ले दे करके बीएड करके बैठे हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे भैया? आप लोग ना सिर्फ लैब असिस्टेंट भर पाओगे है ना, लैब असिस्टेंट भर पाओगे आप लोग। सोचो इतने ग्रेजुएशन में सिर्फ लैब असिस्टेंट मिलने वाला है, और वो भी निकले नहीं निकले पता नहीं है, देखेंगे। सोच लो म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर आप देख लें पहले तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक आर्ट, लॉ ऑफ अकॉस्टिक्स, म्यूजिकल साउंड वेव, मोशन, फ्रिक्वेंसी, पिच, इतना 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 सारा कुछ, है ना। 50 क्वेश्चन ये आ जाएंगे आपके। फिर आ जाता है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिक। यहाँ देख लो भैया ये सब आएगा इसमें से, है ना, जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्रोमियम, निकल, मॉलिबेडनम एंड अदर एलिमेंट्स इन स्टील एंड कास्ट आयरन एंड देयर इफेक्ट्स से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोप्लेटेड कोच कंपोनेंट्स 2 से 5। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता होगा, जब किसी की परत किसी रॉड पे चढ़ जाए तो इलेक्ट्रोड पे चढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से जब अपन वो काम करते तो, है ना। और बस इतना ही है। लुब्रिकेशन वगैरह है यहाँ पर, ये सब बताया गया। प्रिंसिपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गई, है ना। ये बड़े मजेदार चीजें अगर आपने पढ़ा हो तो। आ जाता है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के, है ना। तो ये इसमें भी अलग अलग है कि अब जैसे यहाँ पर देखो बायोलॉजी के पार्ट ए से इतने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उसके पार्ट बी से इतने क्वेश्चन आने की उम्मीद है। फिर फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, है ना। केमिस्ट्री में कितने कितने बनेंगे वो फिर अलग अलग चैप्टर से अलग, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, आइकॉनिक, आयोनिक, इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन, सब मिला करके 50 आएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पूरा देखा। लाइब्रेरियन के लिए भैया आप यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर, और बाप रे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आराम से देख लेना। लाइब्रेरियन वाले जितने भी हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, आप मेरी मजबूरी जानते हैं। फिर आ जाते हैं प्राइमरी टीचर या फिर रेलवे, प्राइमरी रेलवे टीचर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, तो 18 से 20 क्वेश्चन, और ये टॉपिक्स हैं जिनको देख करके आपको तैयार कर लेना है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 18 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। ऐसे सारे टॉपिक आप देख लेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये भी एक पोस्ट है भैया। लीगल कॉन्सेप्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, है ना। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, ये वो दुनियादारी, अरे रे 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 रे। फिर ऐसे साइंटिफिक सुपरवाइजर, एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, देख रहे हो कितनी पोस्ट और क्या सिलेबस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ साहब। इसमें बायोफिजिकल, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजियो पर्सनैलिटी, अभी तो सिलेबस छोड़ो, अभी तो वही बताने में टाइम लग जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग में कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने आ रहे हैं ये देख लो, टाइम भी काफ़ी हो रहा है ना, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये तो आप देख लेंगे ना। 50 क्वेश्चन ये मैं पूरा दे रहा हूँ। अब आता है भैया किसके लिए कितना जो है, इसको थोड़ा सा ही छोटा करेंगे, नहीं अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मान लो थोड़ा सा और अगर मैं बड़ा कर दूं, 1 सेकंड रुकना। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, ये एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ये है पीजीटी, ये पूरी पीजीटी की पोस्ट है, नीचे जितनी पढ़ोगे पीजीटी, उसमें ये यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट कॉमर्स, और आपकी सैलरी यहाँ आप देखते रहना, जितनी इतनी सैलरी हो पीजीटी में सबकी 47,000 ही सैलरी है पूरी की पूरी। और मेडिकल स्टैंडर्ड याद है, B1 A1 C1 जो भी बताया था, ये देखो C2 यहाँ पे स्टैंडर्ड सब में C2 लगेगा, ठीक है ना। मिनिमम अब यहाँ पर आप एज देख सकते हो, मिनिमम एज 18, ये 48, ठीक है ना। ये लिखिए जनरल के हिसाब से। और यहाँ पे दिव्यांगजन भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी वाले कहाँ भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीधे यहाँ पर, ध्यान देंगे। देखो जितनी भी पीजीटी मिलेगी ना, सब में मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए, लेकिन देखो एमकॉम अलाउड नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। मास्टर डिग्री हो, ये देखो नंबर 1 पहली क्या चीज चाहिए, नंबर 1 इन्हें मास्टर डिग्री चाहिए आपके सब्जेक्ट में। दूसरा इन्हें चाहिए बीएड, तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपको
टीचिंग जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, है ना, तो खत्म। तो टीचिंग हिंदी इंग्लिश की तो आती ही है ना। अगर आपने ये 2 चीज़ें की हैं, बीएड और मास्टर डिग्री है, तो आप ये भर पाओगे। जितनी भी पीजीटी है ना, सबकी यही कहानी है, ठीक है। तो अब मैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बदलता जाएगा और कुछ नहीं कि हिंदी हो गया ये वो, लेकिन आप देखोगे वहां पर वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, वही मास्टर डिग्री बीएड, मास्टर डिग्री बीएड, मास्टर डिग्री बीएड, चाहे कोई भी आप देख लो उठा करके, ठीक है ना। ये देखो सब में वही है, सब में वही है, पीजीटी 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 पीजीटी, ठीक है ना। तो आपको इसे पीडीएफ में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने आपको देख लेना है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि देखिए मैं क्या ना पूरी चीजें नहीं पढ़ सकता, ये आप मेरी मजबूरी जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, मैं सिखा तो दे रहा हूँ ना, है ना। और इसमें सीखना क्या होता है यार, सीखने वाली बात ही बुरी होती है। और जिन्होंने भाई सबको पता है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन करके बैठे हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप स्पोर्ट्स के लिए भरेंगे, वो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स से भी काम चल जाता है अगर किसी ने बीपेड नहीं किया है तो। ओके, फिर साइकोलॉजी, अगर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग है तो 2 साल का यहाँ पर रिसर्च इन वर्क साइकोलॉजी अगर है तो चल जाएगा, या 2 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपिंग ट्रेनिंग में, तो भी आप इसे भर सकते हैं। और पहला तो ये है कि भाई सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, है ना, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये 2 साल का एक्सपीरियंस ना है तो फिर 2 साल का रिसर्च हो, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस डेवलपिंग ट्रेनिंग में हो, है ना। ये एर्गोनॉमिक्स वाले थे, ठीक है ना। और फिर ये इंग्लिश वगैरह, ये ड्राइंग वगैरह के लिए वही है, एमए डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट्स अगर है तो चल जाएगा, या बीए ऑनर्स आर्ट एंड एजुकेशन है तो भी चल जाएगा। एमए किया हो या बीए किया हो दोनों चल जाएंगे, मान्य है यहाँ पर, ठीक है ना। सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट तो भी चल जाएगा। इसके अलावा जो 12th पास हो और 4 साल का उन्होंने मिनिमम डिप्लोमा डिप्लोमा लिया हो पेंटिंग और फाइन आर्ट में, तो भी चल जाएगा, है ना। नॉट लेस देन 5 ईयर ड्यूरेशन, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 12वीं पास के बाद की बात है। जिन्होंने बीए और एमए नहीं किया है और बैचलर डिग्री नहीं लिया है, डिप्लोमा लिया है, डिप्लोमा 4 साल का चाहिए। अरे बाप रे। फिर ये चीफ लॉ आ जाएंगे तो इनके लिए 3 साल की डिग्री चाहिए भैया, कहीं 3 साल आपने स्टैंडिंग प्रैक्टिस करी हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी 5 साल कहीं पर स्टैंडिंग एडवोकेट आप रहे हो, किस एडवोकेट ऑफ बार, है ना, एट बार, और ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ। फिर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में वही फिजिकल बीपेड आपने किया हो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे टीजीटी। टीजीटी में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मतलब ये तो सब ठीक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको छोड़ दो, है ना। यहाँ पर तो सब कुछ लिखा है कि भाई 12th प्लस, अगर आपने 12th 12वीं पास करी और 4 साल का बीए बीएससी बीए ईएड या बीएससी ईएड भी कर लिया है 50% का, तो भर सकते हो। 12th पास के बाद आपने 50% के साथ 4 साल का बैचलर ऑफ मतलब बीएल एड किया है, तो भी आप इसे भर सकते हो, समझ गया ना। और ये सबके लिए है ना, सबके लिए है भैया, ये सबके लिए है। तो क्योंकि आर्ट्स का है, यहाँ पर दिख रहा होगा बेंगाली मीडियम है ना। और ये देखो यहाँ एक चीज देखो, बी मस्ट है। ए में तो क्या ना अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए में से ये देखो और लिखा है ना, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो। तो ए में क्या कोई एक होना चाहिए इन सब में से, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन, ये देखो ग्रेजुएशन है अगर आपके पास और बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इसे भर सकते हैं। लेकिन वही कि देखो जरा टीईटी पास होना चाहिए, यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने निकाला हो तभी ये हो पाएगा। तो जितने भी आप ये देखेंगे ना, सब में यही मिलेगा आपको, सब में यही मिलने वाला है। मैं टीजीटी टीजीटी हटाते जा रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है ना। ये देखो, तो अब आप ग्रेजुएशन और बीएड करके तो बैठे हैं, लेकिन टीईटी नहीं है, तो आप सोचो टीजीटी नहीं भर सकते आप। और अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं ली है तो फिर आप उधर पीजीटी नहीं भर सकते। तो टीजीटी पीजीटी से वो लोग तो चले गए जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है और बीएड है, ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने बीएड करके रखा हुआ है ना। तो टीजीटी तो और पीजीटी दोनों हटा दो। अब मैं बता रहा हूँ वो लोग क्या भर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ, है ना। इसको हटा लो, इसको हटा लो, ये एक अच्छी चीज़ है कि बीई बीटेक जिन्होंने कंप्यूटर साइंस आईटी से किया है ना, वो लोग ये वाला भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर का पोस्ट भर सकते हो। 44,000 सैलरी है भाई, क्या यार, तुम लोग बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, मस्ट ट्राई। सोशल साइंस हो गया, है ना, और सोशल साइंस फीमेल, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा रुक करके पढ़ लेना यहाँ पे, है ना। यहाँ देखो बस ये समस्या रहती है टीईटी निकालने के लिए जो बोल देते हैं यहाँ पर, ये है ना। मतलब ये है कि इस वाले में टीईटी नहीं बोला गया है, और यहाँ पर देखो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में भी टीईटी नहीं बोला गया है, ठीक है। टीईटी यहाँ पर भी नहीं है ना। बाकी जगह टीईटी है, टीईटी तो दिख जाएगा आपको, चिंता मत करिए। इसमें भी टीईटी है, ये देखो यहाँ पर भी टीईटी है, ठीक है। यहाँ पर अगेन टीईटी नहीं है, और ये होम साइंस का है फीमेल के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, बस ग्रेजुएट हो आप विद डिप्लोमा इन होम साइंस हो, या तो अगर ये नहीं है तो फिर बीएससी होम साइंस आपने किया है, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग कुछ भी लिया है, तो भी आप भर देंगे। इसमें टीईटी नहीं लग रहा है फिर से,
फिर हिंदी टीचर यहाँ पर टीईटी है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में अगेन यहाँ पर टीईटी नहीं है, फिर से देखिए जरा। 12th 12वीं पास हैं आप, है ना, और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग ITI आपने जो भी किया हो, है ना, क्राफ्ट के लिए है ना। और ये असमीज के लिए फिर इसमें टीईटी लग जाएगा। ये लैंग्वेज में तो जितनी वो टीईटी, हिस्ट्री में फिर टीईटी लग जाएगा, ठीक है ना। असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, अब ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसे भर पाएंगे। हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री देखो सब जगह आ रहा है, ये तो होनी ही होनी चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कहीं पर आपने काम किया हो। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में ये डिजायरेबल मत देखना, डिजायरेबल का मतलब हो तो है, ठीक नहीं। तो इसमें मास कम्युनिकेशन से आपने बस डिग्री लेके रखी हो तो आप इसे भर लेंगे, ठीक है ना। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, यानी MBA HR अवॉर्डी हो आप, या PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स हो, या MBA विद करके बैठे हो, PG डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में करके बैठे हो, या आपने LLB करके बैठे हो लेबर लॉ में, या डिप्लोमा हो लेबर लॉ का, या ये मत समझ गया ना, इनमें से कोई एक पॉइंट होना चाहिए। ऐसी लाइब्रेरियन देखो 4 साल की लाइब्रेरी जिन्होंने करी है, या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप है तो भर लेंगे। म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए BA की, है ना। और ये नहीं है तो फिर या तो फिर 12वीं पास हैं अगर आप, तो फिर आपके पास यहाँ के सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी एक चल जाएगा, 12वीं प्लस सर्टिफिकेट, है ना। प्राइमरी रेलवे टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से TET आ गया, ठीक है ना। और यहाँ देखो ग्रेजुएशन प्लस BEd, लेकिन साथ में TET भी मस्ट है, लेकिन ना, तो ये भी गया आपको। टीचर के तो सारी जॉब चली जाएंगी अगर आप TET नहीं देते हो तो। अब आपको समझ में आ रहा होगा TET देना जरूरी है। ये प्राइमरी टीचर वही देखो सब में TET है, TET के बिना कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी TET है, ठीक है, ये भी TET है। अब वो देख लेना आप, है ना, आराम से देखना। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ देख रहा हूँ TET, जहाँ जहाँ TET है ये देखो, ये रहा TET, ये होना जरूरी, प्राइमरी टीचर है ना ये। अब ये आ रहा लेबोरेटरी असिस्टेंट, अब यहाँ देखो जरा, ये 12वीं पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास पैथोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री का होना चाहिए। दूसरा लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिकल, 12वीं पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट जो भी है विद साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ऐसा सब्जेक्ट आपने पार किया, देखो ये भर पाओगे आप लोग, समझ गए। अब आ जाती है भैया, तो देखो एक पोस्ट है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन प्लस वो वाले, समझ गए दोस्तों। अब आ जाओ आप यहाँ पर, ये देखो RRB की जैसे बेंगलुरु आ गई, है ना। मैं आपको RRB भोपाल बता देता हूँ। अब आपने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई सारे पोस्ट में TET लग गई, ग्रेजुएशन के साथ मैंने BEd किया, लेकिन वो अकेला कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है, नहीं आया ना, हाँ, कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग क्या भर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट बची हुई है, और वही मैं बताने जा रहा हूँ, ये रही वो। अब अगर आपने बायोकेमिकल लेबोरेटरी में 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं, तो बचा क्या आपके पास, लैब असिस्टेंट बचा हुआ है। अब सोचो जरा, मतलब कोई बंदा सिर्फ ग्रेजुएशन और BEd हो तो सब जगह से चला गया, ठीक है ना। और अगर मास्टर डिग्री है तो फिर PGT भर पाओगे, और अगर TET है तो TGT भर पाओगे, है ना। और अगर आपके पास मास्टर भी है, बैचलर भी है, BEd मास्टर भी है, ग्रेजुएशन भी है, BEd भी है, TET भी क्वालिफाई किया, तो PGT TGT दोनों भर सकते हो। लेकिन सब भरना अलाउड नहीं है, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। मल्टीपल फॉर्म नहीं भरिएगा, रिजेक्ट कर देंगे ये। तो या तो आप सारी चीज़ें लेकर के बैठो, तो या तो PGT भर लो या तो TGT भर लो, ठीक है ना। और जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है ना, तो वो लोग सिर्फ यही भर सकते हैं। अगर आपके पास BEd भी है तो भी आप, क्योंकि BEd के अकेले सहारे नहीं भर सकते, उसके पीछे कुछ या तो आगे या तो पीछे हो कुछ, या तो आगे कुछ होना चाहिए, यानी TET या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब आप सिर्फ यही भर सकते हैं। तो आइए जरा सपोज करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसे लैब असिस्टेंट ही अलाउड है भर पाना, तो मैं जरा भोपाल की तरफ नजर दौड़ाता हूँ। देखो जरा, अब आपको इतनी सारी वैकेंसी दिखती है ना रेलवे की दूर से। अब आओ जरा ध्यान से, तो हमने देखा कि हम सिर्फ भर पाएंगे, कहाँ चला गया रे, ये रहा लैबोरेटरी असिस्टेंट। कितनी पोस्ट है साहब, सिर्फ 2 पोस्ट, खत्म। इतनी ही पोस्ट थी जितने लोग ग्रेजुएट थे और सिर्फ BEd करके बैठे थे, ना दिया कभी TET, ना करी मास्टर डिग्री, है ना। इसलिए कहता है या तो आगे पढ़ाई कर लो, माता पिता चिल्लाते भी रहते हैं, या तो आगे पढ़ाई कर लो या तो कोई एग्जाम TET जैसा निकाल लो, नहीं है ना तो अगला निकाल लो ताकि आगे बढ़ सको। क्योंकि आपने मैक्सिमम एज देखी कितनी आती है, 48 ईयर्स। तो अगर आप अभी भी 30-32 साल के हो तो भी अगले साल तो आप भर लोगे। तो सबसे पहले आप आज से तैयारी शुरू करना। अगर TET मतलब टीचर ही बनना है, रेलवे में जाना है, अगले साल फिर ये वैकेंसी आएगी साहब, फिर क्या हाथ पे हाथ धरे बैठोगे, नहीं। तब आप TET क्वालिफाई कर लो, 2 चीजें कर लो, या तो मास्टर डिग्री भर दो, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर दो तो PGT भर पाओगे सीधे। भाई मान लो TET क्वालिफाई नहीं होती है, नहीं तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपना मास्टर डिग्री चालू कर दीजिए और TET के लिए तैयारी करते रहिए, अगले साल आप रेडी हो जाएंगे। और इतने अच्छे से पढ़िए TET के लिए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाए, और मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और ये इस तरह से आप ना हर जगह देख सकते हैं इस पूरे पीडीएफ को, समझ गए। ये यहाँ पर ये पीडीएफ खत्म हो जाती है, ये अलग अलग जोन की है, ठीक है ना, इतना हम उसमें बोल नहीं सकते। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी इसमें अच्छी लगी तो मुझसे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, और पक्के से आप सेलेक्ट होंगे ऐसी मेरी दुआ है। मिलते हैं अगले।